नमस्कार आप सबको। सो टुडे लेट अस डिस्कस अबाउट नेचुरोपैथी। तो नेचुरोपैथी क्या है, व्हाट इज़ नेचुरोपैथी एंड नेचर क्योर। व्हेन यू डिस्कस अबाउट नेचर क्योर, तो व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट नेचर क्योर? Definitely it is a medical system where we study 5.5 years of medical degree, then PG करते हैं आप। But when it comes to the practical application, जब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि practically इसको apply कैसे करेंगे, तो what is naturopathy? So naturopathy is not just a medical system, it is a way of living at all the levels, at your physical level, at your mental level, at your social level you can say, then at your spiritual level definitely. So if you go with the definition, naturopathy is a system of man building in harmony with the constructive principles of nature at physical, mental, emotional, social and spiritual planes of being. तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जो आपके फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल, सोशल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे एक बैलेंस बनाए। एक ऐसी पद्धति है जो आपके मन, शरीर और आत्मा, इन तीनों का एक सामंजस्य स्थापित करे एंड आपके अंदर जो भी बीमारियां हैं उसको ठीक करे। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी। तो प्राकृतिक चिकित्सा कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। तो वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं? व्हाट आर दिस प्रिंसिपल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो? सो the first principle is first do no harm. So naturopathic physician chooses the most non-invasive and least toxic treatments necessary for each patient. So we all know that in naturopathy we don't use any invasive techniques, any invasive treatments. हम कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करते जहाँ पर invasive techniques को यूज़ किया जाए। और जब आप इन प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हैं, इन प्रैक्टिसेस को करते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट भी आपको बड़े आराम से मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी प्राकृतिक चिकित्सा से रिलेटेड या प्राकृतिक चिकित्सा जो भी लेते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो सेकेंड वन इज़ द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। सो नेचुरोपैथिक डॉक्टर्स रिकॉग्नाइज द बॉडीज इनहेरेंट एबिलिटी टू हील इटसेल्फ। तो यहाँ पर नेचुरोपैथी जो चिकित्सक होते हैं और डॉक्टर्स होते हैं, व्हाट इज़ आवर मेन एम? मेन एम इज़ टू बूस्ट अप द इम्यून सिस्टम, बूस्ट अप द इम्यूनिटी, जिसके चलते हम अपने बॉडी को हील कर सकें। सो अल्टीमेटली इट इज़ इम्प्रूविंग द बॉडीज इंटरनल इम्यून सिस्टम विच कैन हेल्प इन रिकवरी ऑफ द पेशेंट, बेसिकली रिकवरी ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द डिजीज़। थर्ड इज आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द कॉज ऑफ डिजीज़। तो नेचुरोपैथी डॉक्टर्स आइडेंटिफाई, एड्रेसेस एंड रिमूव द अंडरलाइंग कॉज ऑफ द डिजीज़। तो आप सबको पता है कि प्राकृतिक चिकित्सा या नेचुरोपैथी डजंट बिलीव इन जर्म थ्योरी, क्योंकि जर्म्स को ग्रो करने के लिए वी नीड ए मीडियम, और वो मीडियम अगर हम हटा देते हैं तो नेचुरली जो आपके जर्म्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो नेचर क्योर में वी बिलीव इन द रूट, वी हैव टू रिमूव द रूट कॉज ऑफ द डिजीज़, नॉट द जर्म्स और एनी अदर अंडरलाइंग फैक्टर्स। Now the fourth point is doctor as a teacher. So doctor is a educator here. यहाँ पर जो डॉक्टर है वो आपको एजुकेट करता है कि क्या डाइट लेना है, कौन सा ट्रीटमेंट लेना है, इस ट्रीटमेंट का क्या इफ़ेक्ट है और ये ट्रीटमेंट आपको कैसे हेल्प करेगा। तो नेचुरोपैथ इज़ बेसिकली एन एजुकेटर हु helps you to come out from your problems with the help of different types of counseling, different types of consultations, treatment programs जो भी दिया जाता है। तो बेसिकली वो एक एजुकेटर होते हैं। देन नेचुरोपैथी ट्रीट्स द पर्सन एज अ होल। तो नेचुरोपैथी बिलीव्स दैट समटाइम्स आपके सिर में अगर दर्द है
तो अगर मैं सिर्फ सिर दर्द के लिए आपका ट्रीटमेंट करूं, उसके अंडरलाइंग कॉज का ट्रीटमेंट ना करूं, हो सकता है पेट गड़बड़ होने के चलते हो सकता है स्ट्रेस के चलते हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, एनी रीज़न मे बी द मेन रीज़न और पॉजिटिव रीज़न फॉर दैट। तो नेचर क्योर बिलीव्स दैट बॉडी, योर होल बॉडी एज वन एंटिटी, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम, द डॉक्टर और द नेचुरोपैथ will see that the whole body is treated, not the one individual part of the body. And then next is the prevention. So naturopathy doctors promote on focus on overall health, wellness and disease prevention. तो जो नेचुरोपैथी डॉक्टर होगा वो आपको एजुकेट करेगा कि आप पहले से ही क्या चीज़ें करें कि इन बीमारियों से आप दूर रहें। तो ओवरऑल प्रिवेंटिव मेजर कैसे लेना है, क्या लेना है, दोज थिंग्स कैन बी डिस्कस। सो दिस आर द सम इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑन विच होल सिस्टम इज बेस्ड, और यहीं से आगे हम बढ़ते हैं। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिजीज़। तो आप जानते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस में पहला स्टेज जो है वो एक्यूट स्टेज है, दूसरा स्टेज आपका क्रॉनिक है, डिजेनरेटिव एंड देन फेटल। तो एक्यूट स्टेज में इन ए फॉर्म ऑफ कफ कोल्ड, सर्दी खांसी हुई है आपको, उसको आपने सप्रेस किया तो वो क्रॉनिक स्टेज में आएगा, डिजेनरेटिव में वो किसी और प्रॉब्लम में आ सकता है, एंड फेटल में टुवर्ड्स द लास्ट स्टेज ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा और टोटल लंग कोलैप्स इन एनी सो मेनी अदर थिंग्स। तो क्रॉनिक कंडीशंस में आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ब्रोंकियल अस्थमा है। फेटल स्टेज में आप जानते हैं कि कैंसर जैसे पेशेंट्स जिनको होता है तो कैंसर कैन नॉट बी रिकवर्ड कम्प्लीटली अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डायग्नोस्ड इन राइट टाइम। तो अगर लास्ट स्टेज के कैंसर हैं तो उनको आप रिकवर नहीं कर सकते। तो इस तरह से डिजीजेस जो हैं एक्यूट स्टेज से क्रॉनिक, क्रॉनिक से डिजेनरेटिव, डिजेनरेटिव से फेटल स्टेज पे आते हैं। तो इसलिए हमें जब नेचुरोपैथी आप ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स को हम किस लेवल पे ट्रीट करते हैं, मतलब नेचुरोपैथ किन किन बीमारियों में काम कर सकता है। तो एक तो एक्यूट कंडीशन में डेफिनेटली हम बॉडी को अगर स्कोप दें तो बॉडी रिकवर कर जाएगी, बट एक्यूट स्टेज ज़्यादा इफेक्टिव नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट जो है वो क्रॉनिक और डिजेनरेटिव स्टेज पे। तो क्रॉनिक डिजेनरेटिव स्टेज पे जो भी बीमारियां हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशंस कैन बी इजीली मैनेज विद द हेल्प ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा थेरेपी। अब नेक्स्ट आता है एक थ्योरी है जिसको हम सीड एंड सॉइल थ्योरी कहते हैं। तो सीड एंड सॉइल थ्योरी में ये कहा गया है कि जो सीड है वो कुछ नहीं है और जो मिट्टी है वो सब कुछ है। सीड इज़ नथिंग, सॉइल इज़ एवरीथिंग। तो इसका एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं? एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि अगर किसी भी बीमारी को होने के लिए माइक्रोब्स चाहिए, वायरस चाहिए, बैक्टीरिया चाहिए, जो उसको बेसिकली उस बीमारी को कॉज करते हैं, लेकिन उन बैक्टीरिया वायरसेस को भी ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर मीडियम चाहिए, जो कि बॉडी के अंदर जो मॉर्बिड मैटर है, टॉक्सिक मैटर है, वो एक मीडियम का काम करता है। वो एक पर्टिकुलर पीएच क्रिएट करता है जिस पीएच में वो ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम उस मीडियम को हटा दें, उस पॉजिटिव फैक्टर को हटा दें, उस टॉक्सिन को हटा दें, उस मॉर्बिड मैटर को हटा दें, तो नेचुरली आप देखेंगे कि आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। तो सीड इज़ नथिंग एंड सॉइल इज़ एवरीथिंग। तो इसलिए बीमारी होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मैटर। आपकी बॉडी में अगर गंदगी ज़्यादा जमा हो जाए, विजातीय द्रव्य या विषैले द्रव्य ज़्यादा जमा हो जाए, तो वो एक रीज़न हो सकता है जिसके चलते आपके ब्लड का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा एंड आपका वाइटलिटी या रेजिस्टेंस पावर कम हो जाएगा, जिसके चलते यू आर गोइंग टू सफ़र फ्रॉम द डिजीज़। तो हमें अगर बीमारी से दूर रहना है तो सबसे ज़रूरी है कि हम अपने आप को इन टॉक्सिन से दूर रखें। तो इन टॉक्सिन से दूर रखने के लिए हमें योग और नेचुरोपैथी फॉलो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं टॉक्सिन्स के चलते, इन्हीं टॉक्सिन्स के एक्यूमुलेशंस के चलते ये हमारे ह्यूमर्स पे भी असर करते हैं, क्योंकि इन्हीं टॉक्सिन्स के चलते हमारे जो 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, इन पे भी इनका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप रूट पे काम करें। रूट पे काम करेंगे तो फिर आप बाकी चीज़ें मैनेज कर पाएंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसको हम बेसिकली मैनेजमेंट पे बात करते हैं।
तो नेचर क्योर ट्रीटमेंट्स जो भी हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं वो पंच महाभूतों पर बेस्ड हैं, और ये पंच महाभूत सांख्य दर्शन में एक्सप्लेन किए गए हैं। सांख्य दर्शन में 8 तरह की प्रकृति और 16 तरह की उसकी विकृतियों के बारे में बताया गया है, जो आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मेरे बाकी वीडियोस और देखिए, आपको समझ में आएगा, उसमें ये चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो 8 प्रकृति और 16 विकृतियाँ, इनसे मिलकर हमारा ये 24 तत्वों का शरीर बना हुआ है। और जो ग्रॉसेस्ट फॉर्म है जिसको हम पंच महाभूत कहते हैं, उसमें आकाश महाभूत। तो आकाश महाभूत रिप्रेजेंट्स स्पेस, वॉइड या फिर एक खाली जगह को रिप्रेजेंट करता है। नेचर क्योर बिलीव्स दैट फास्टिंग इज द बेस्ट मेथड थ्रू विच आकाश महाभूत इनसाइड द बॉडी कैन बी बैलेंस्ड। मतलब आकाश महाभूत अगर शरीर में इम्बैलेंस की स्टेट में है तो आप देखेंगे कि आपको बीमारियां हो सकती हैं बहुत आराम से आकाश महाभूत से रिलेटेड। तो अगर आप फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट्स माना जाता है नेचुरोपैथी में, टॉक्सिसिटी को हटाने के लिए, टॉक्सिन्स को हटाने के लिए, गंदगी को हटाने के लिए, तो आप उपवास अगर करते हैं तो उससे आप अपने आकाश महाभूत को बैलेंस कर सकते हैं। फास्टिंग इज वॉलंटरी एब्सटिनेंस फ्रॉम द फूड फॉर ए पर्टिकुलर टाइम। उपवास क्या है कि आप किसी भी सॉलिड फूड से अपने आप को दूर कर लेते हैं कुछ समय के लिए, और वहाँ पर आप लिक्विड्स लेते हैं या फ्रूट्स लेते हैं अपने हेल्थ कंडीशन के हिसाब से, आपके डॉक्टर जो भी आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो फिर आप अपने शरीर की शुद्धता कर पाते हैं, सफाई कर पाते हैं, और फिर बीमारियों से दूर रह सकते हैं। उपवास एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट पैटर्न है आपके अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको हटाने के लिए, जो भी मॉर्मल मैटर है उनको हटाने के लिए। अगला है वायु तत्व। तो वायु तत्व इज रिप्रेजेंटेड बाय प्राणा इन द बॉडी। तो शरीर में जो प्राण है, प्राण वायु है, नाड़ियाँ हैं, चक्र हैं, तो वायु तत्व बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वायु तत्व जहाँ भी इम्बैलेंस होगा तो उस पर्टिकुलर एरिया में बीमारियाँ होंगी। तो वायु तत्व को बैलेंस करने के लिए हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और प्राणायाम को ठीक से सीख के करना चाहिए, प्रेफरेबली फ्रॉम ए मेडिकल बैकग्राउंड वाले डॉक्टर्स से, ताकि वो आपकी बीमारी के हिसाब से आपको सही तरीके से कौन सा प्रैक्टिस करना है, कौन सा नहीं करना है, वो आपको बता सकें। अगला है जल तत्व। तो जल तत्व, दिस इज़ द एसेंस ऑफ आवर लाइफ। आप सबको पता है कि जल जो है हमारे जीवन का आधार है, और अगर जल शरीर में कम हुआ या जल की मात्रा कम हुई तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, ज़्यादा हुई तो तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो जल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एवरीवन नोज दैट वाटर इज़ द लाइफ। इन नेचुरोपैथी हाइड्रोथेरेपी इज कंसिडर्ड एज द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एज वाटर हैज़ गॉट मेनी क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज व्हेन यूज्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो पानी को हम अलग अलग टेम्परेचर्स में, इन फॉर्म ऑफ पैक्स, इन फॉर्म ऑफ डूशेस, इन फॉर्म ऑफ बाथ्स, डिफरेंट तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में हम एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि वेन एवर वी डिस्कस अबाउट हाइड्रोथेरेपी इट इज़ कंसिडर्ड एज द स्पाइन। मेजॉरिटी जो बाथ्स हैं, पैक्स हैं या डूशेस हैं, जो भी हैं, आप देखेंगे कि नेचुरोपैथी में वो हाइड्रोथेरेपी से आते हैं। तो हाइड्रोथेरेपी का बहुत ज़्यादा महत्व है, और वाटर एलिमेंट अगर इम्बैलेंस के स्टेट में है तो वो पानी से ही, वाटर से ही उसको हम ठीक कर सकते हैं। अगला है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व इज अगेन ए वेरी वाइटल एलिमेंट, एज इन आवर होल बॉडी मैक्सिमम परसेंटेज इज ऑक्युपाइड बाय दिस एलिमेंट एंड वाटर। वाटर के साथ में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर शरीर में है तो पृथ्वी तत्व ही है, इन ए फॉर्म ऑफ मसल्स, इन ए फॉर्म ऑफ बोन्स, इन फॉर्म ऑफ एनी हार्ड सरफेस जो भी हमारी बॉडी का है, वो आपका पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। तो पृथ्वी तत्व इज बैलेंस बाय टेकिंग मड थेरेपी ट्रीटमेंट। तो आपको पता है मिट्टी चिकित्सा जो है वो शरीर को बैलेंस करती है। मड थेरेपी ट्रीटमेंट अगर आप लेते हैं तो वो आपके अंदर अगर पृथ्वी तत्व का कोई इम्बैलेंस होता है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप मड थेरेपी लेते हैं तो आपके पेट की बीमारियां दूर हो जाती हैं, आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। तो आप ध्यान से इस ट्रीटमेंट को लीजिए और अपने आप को ठीक रखिए। अगला है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व, दिस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द बॉडी, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेशंस, हार्मोनल सेक्रेशंस को आप कह सकते हैं। दिस एलिमेंट इज बैलेंस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंट नेचर क्योर थेरेपीज लाइक हेलियोथेरेपी, क्रोमोथेरेपी, सन बाथ एक्सेट्रा। तो यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हम अपने आप को, अग्नि तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। अग्नि तत्व बेसिकली
बाकी और तत्वों के साथ मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता है जहाँ पर हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक्यूपंक्चर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर हम आप समझ लीजिए कि एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, शियात्सु, ये सारी चीज़ें उससे मिलती जुलती आएंगी। तो जब एक कॉम्बिनेशन में आप ट्रीटमेंट को लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो योग के अनुसार अब तक हमने ये देखा कि प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार हमारा बीमार होने का कारण क्या है और हम हमारे शरीर में पंच महाभूत के इम्बैलेंस होने से क्या बीमारियां हो सकती हैं और फिर उनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब हम देखेंगे योग से रिलेटेड चीज़ें। तो योग के अनुसार बीमार होने का क्या कारण है, तो पहला है एबनॉर्मल फ्लो ऑफ प्राणा इन द नाड़ीज। तो प्राणवायु हमारे शरीर में जो नाड़ियाँ हैं, अगर उस फ्लो में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कहीं ब्लॉकेज होता है, तो जहाँ ब्लॉकेज होगा उस एरिया में बीमारियाँ होंगी। और दूसरा है कि अगर ऑलरेडी ब्लॉकेज है नाड़ियों में तो वो एक रीज़न हो सकता है आपके बीमार होने का। हाई और डिप्लीट एनर्जी लेवल्स ऑफ चक्रास, इन ब्लॉकेजेस के चलते चक्रों को सही तरीके से एनर्जी नहीं मिल पा रही है या चक्र ठीक से रेडिएट नहीं कर पा रहे हैं एनर्जी को बाहर शरीर में दूसरी जगह, तो भी आप देखेंगे कि आप बीमार पड़ेंगे। इम्प्रॉपर सेक्रेशंस या हार्मोन्स के इम्प्रॉपर सेक्रेशंस के चलते भी आप बीमार पड़ सकते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जो हम योग थेरेपी के हिसाब से हम समझ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे पंचकोशों के बारे में। तो पंचकोशों के बारे में मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आपको एक संक्षिप्त में समझाना चाहता हूँ कि जितने भी शरीर में बीमारियाँ होती हैं उसका कारण जो होता है वो आपके मन में होता है। आपका मन जो है अगर वो स्वस्थ नहीं है तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा। और मन के बीमार होने का कारण, सबसे बड़ा कारण होता है मन के और शरीर से मिलते जुलते या उनसे रिलेटेड जो क्लेश हैं। हमारे शरीर में, हमारे मन में जो क्लेश उत्पन्न होते हैं वही एक कारण होता है हमारे सारे सफरिंग्स का। तो सबसे बड़ा क्लेश जो है वो अविद्या है। अविद्या मतलब मैं ये मान लूँ जो सच है उसको झूठ मान लूँ, जो झूठ है उसको सच मान लूँ। यानी कि मृत्यु एक सत्य है लेकिन हम उसको मान लें कि नहीं, हम तो जीने ही वाले हैं। या फिर आप ये सोच लें कि आप जैसा चाहते हो, आप जो कह रहे हो वही होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। मृत्यु भी आपके हाथ में नहीं है। उधार की हमारी ज़िंदगी है जो हम सांस लेते हैं और चला रहे हैं अपनी ज़िंदगी। तो अविद्या जो है, अविद्या के चलते मतलब इग्नोरेंस के चलते आप ये सोच लेते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ और मेरे बिना तो ये दुनिया चलेगी ही नहीं, और मैं जैसा चाहता हूँ मैं वैसा ही कहूँगा, वैसा ही करूँगा, वैसा ही चलाऊँगा। उसके चलते अहंकार डेवलप होगा। जो मेजॉरिटी 99.9% लोगों में अहंकार है, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। और सबसे ज़्यादा आप ये देखिए कि जो दूसरों को सबसे ज़्यादा कोसते हैं या बुरा भला कहते हैं, सबसे ज़्यादा दुखी वही हैं। जिनको कोसते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो उनकी अविद्या है जो उनको उस अहंकार में डुबा के रखती है कि आप तो बहुत बड़े हो गए। और फिर राग द्वेष उत्पन्न होता है। राग द्वेष उत्पन्न होता है तो फिर राग, किसी भोग को बार बार भोगने की प्रक्रिया को राग कहते हैं, और वो ना मिले तो द्वेष हो गया। आपस में ही लड़ते हैं या फिर डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, जबकि उनको पता है कि कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। अल्टीमेटली सफरिंग तो आपकी ही हो रही है। और फिर अभिनिवेश यानी कि फियर ऑफ डेथ, कि भाई मेरा क्या होगा, फियर ऑफ एग्जिस्टेंस बेसिकली। तो ये इग्नोरेंस जो है आपके इंटेलेक्चुअल शीट पे सबसे पहले अटैक करता है, आपके विज्ञान में कोश पे, आपकी बुद्धि के कोश पे। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वहाँ पर और आप सबको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। सारी चीज़ें आपको लगता है कि आपके अनुसार हो, बट कुछ होता तो है नहीं, क्योंकि होगा भी नहीं। फिर उसका इम्पैक्ट आपके मन पे पड़ता है। फिर आपका मन भी, क्योंकि गलत नॉलेज आ रहा है तो मन भी गलत रास्ते में जा रहा है, तो मन भटकना शुरू होता है। तो फिर जितनी भी वृत्तियां हैं वो आपके मन को पूरी तरह से परेशान कर देती हैं हर तरफ से। और फिर आपका मन जब परेशान होता है इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, आप देखेंगे प्राणवायु जो है आपका प्राणमय कोश, वहाँ पर प्राणिक फ्लो ब्लॉक्ड है, प्राणिक फ्लो हो ही नहीं रहा ठीक से। जब प्राणिक फ्लो ठीक से नहीं होगा, चक्र भी ठीक से काम नहीं करेंगे, तब आप देखेंगे कि बीमारी को, आप फिजिकल सिम्टम्स को आप देख पा रहे हैं फिजिकली। तो ये
जो है ये योग थेरेपी में हम समझते हैं। तो योग ये कहता है कि अगर आप बीमार हैं तो आपको उसका इलाज शरीर से मन की तरफ नहीं करना है, मन से शरीर की तरफ करना है, ताकि वो ठीक से इलाज हो सके और उसका आपको ठीक से फ़ायदा हो सके। तो हम अब ये समझेंगे कि इन पंच कोशों में हम क्या करें, क्या एक्टिविटीज़ करें कि हम इन कोशों को बैलेंस कर सकें। तो सबसे पहले विज्ञानमय कोश, आपका जो इंटेलेक्ट, जो बुद्धि का कोश है, उसको आप प्रॉपर खुराक देंगे। क्या खुराक देंगे? जो आपका अज्ञान है उसको दूर करने के लिए आप सत्संग कीजिए, जो आपको सही रास्ता दिखाए। भगवत गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, योग दर्शन पढ़िए, हजारों ग्रंथ पढ़े हमारे, उनको पढ़िए, क्योंकि वो सही नॉलेज देते हैं। आपके दिमाग में जो घुसा हुआ है वो तो नॉलेज है ही नहीं, वो तो इग्नोरेंस है, वो जिसके चलते सारी प्रॉब्लम, सारी सफरिंग्स हैं आपको। उनको जब आप पढ़ेंगे, साथ में आप स्वाध्याय करेंगे इन ग्रंथों का, और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा रखेंगे और सत्संग का साथ रखेंगे, तो वो बुद्धि को एक प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगा और आपकी अज्ञानता दूर होगी। जब अज्ञानता दूर होगी तो आपका अहंकार टूटेगा। आप समझ जाएंगे कि आपकी हस्ती इस दुनिया में कुछ नहीं है, हस्ती केवल ईश्वर की है और वही सब कुछ है। आप एग्जिस्ट नहीं करते। जब आपका ये अज्ञान दूर होगा, अहंकार दूर होगा, राग द्वेष भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जिसके लिए आप रो रहे हो, गा रहे हो, भाग रहे हो, वो भी आपका नहीं है। एक दिन तो जाना है सब कुछ। तो इन सब से दूर होने के बाद जब आप रियलाइज़ करोगे कि आप एक शुद्ध आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो, तो वही इम्पैक्ट आपके मन पे पड़ेगा। आपके मन पे पड़ेगा तो आप अपने मन को, जब आपके मन पे पड़ेगा तो आपका मन ऑलरेडी डिस्टर्ब है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? वहाँ पर आप साधना के रूप में चक्रों पे ध्यान कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमसे पूछिए। हमारे बहुत सारे शिष्य हैं जो चक्र ध्यान इस समय हमारे अंडर में कर रहे हैं। चक्र ध्यान लगाइए, सबसे बड़ा ध्यान, इससे बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि योग बिना चक्रों के एक स्केलेटन के फॉर्म में ही रह जाएगा, उसमें कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि आपके आसन, आपके प्राणायाम, आपका ध्यान कुछ भी हो, नाड़ियों से और प्राण से और चक्रों से ही रिलेटेड है। अगर इनको आप हटा देते हैं तो कुछ बचता ही नहीं। तो आप चक्र ध्यान कीजिए, योग निद्रा कीजिए, क्रिया योग कीजिए। चाहे आप पतंजलि का क्रिया योग करें या फिर आप बाबा जी का क्रिया योग करें, सिद्धू का क्रिया योग करें, कोई भी ध्यान मार्ग आप अपना सकते हैं, जिससे आपका जो बुद्धि से ज्ञान आया वो ठीक से एब्जॉर्ब हो, ठीक से आपको सही रास्ता दिखाए। फिर प्राणमय कोश आपका डिस्टर्ब है तो उसके लिए आप सेक्शनल ब्रीदिंग कीजिए, पहले योगिक ब्रीदिंग कीजिए, ताकि आपके लंग्स प्राणायाम के लिए तैयार हों। डायरेक्टली बिल्कुल मत कीजिए। उसके बाद वो प्राणायाम कीजिए जो आपके मन को रिलैक्स कर सकें, यानी कि चंद्र नाड़ी के प्राणायाम आप कर सकते हैं। उसको करने से आपका मन शांत होगा, और शांत होगा तो फिजिकली जो सिम्टम्स हैं, फिर आप कोई भी मोडालिटी यूज़ कीजिए। योग के साथ आप चाहे तो एलोपैथी जोड़ लीजिए अगर आपको लगता है तो। आप अगर भारतीय हैं और आपको लगता है कि हमें अपने सिस्टम्स पे भरोसा है, तो आप आयुर्वेद जोड़ लीजिए। आप बिल्कुल दवाई चाहते ही नहीं हैं किसी भी रूप में, तो आप नेचुरोपैथी जोड़ लीजिए, यूनानी जोड़ लीजिए, सीधा जोड़ लीजिए, सौरिका जोड़ लीजिए। इस तरीके से जब आप भौतिक शरीर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय कोशों को पूरी तरह से एक्टिविटी करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका हेल्थ जो है वो बिल्कुल सुधर जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और आप एक बीमार से बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति हो जाएंगे। और इस पूरे एक्टिविटी को ही पंचकोश कहा जाता है। पंचकोश का इंटीग्रेटेड अप्रोच कहा जाता है, जहाँ पर हम किसी भी सिस्टम से, हमारी कोई लड़ाई नहीं होती। योग एक ऐसा शास्त्र है, योग एक ऐसा ज्ञान है जिसके साथ कोई भी आ सकता है। योग की लड़ाई किसी के साथ नहीं। हाँ, बाकी लोगों को योग से जरूर ईर्ष्या है, इसीलिए सभी लोग खींचना चाहते हैं, लेकिन योग सबके साथ चल सकता है। और योग का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 100 साल हो गए हैं योग पे रिसर्च होते हुए, और बहुत सारे पेपर्स ऐसे हैं जो आपको बताएंगे कि किन बीमारियों में कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको आने वाले समय में कोई बीमारी है या अभी कोई बीमारी है और आपको लगता है कि आपको क्या भोजन लेना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, या फिर कौन सा ध्यान करना चाहिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अभी तक आपने अगर
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई और डाउट है तो ज़रूर पूछिए और कोशिश यही कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें ताकि उनको सही कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।